मुस्लिम वोट बैंक का भौकाल खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके चाणक्य अमित शाह ने विपक्ष के तुष्टीकरण के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल की देर रात विपक्षी सांसदों के 232 वोटों के मुकाबले 288 वोटों से पास हो गया और 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद विपक्ष की मुस्लिम वोट बैंक का जनाजा निकल गया। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। लोकसभा में आपने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को देखा क्या? बिना पानी की मछली के जैसे फड़फड़ा रहे थे। बौखलाहट इतनी ज्यादा कि वक्फ बिल को ही लोकसभा में फाड़ दिया। लेकिन हुआ क्या? लोकसभा में ओवैसी साहब को सांसदों का समर्थन नहीं मिला और बिल पास हो गया। और यही हुआ राज्यसभा में भी। सोनिया गांधी ने संविधान पर अपने ज्ञान का बखान किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने संविधान पर बेशर्म हमला किया है। सोनिया जी, आप और आपकी कांग्रेस संविधान की बात ना करें तो बेहतर होगा। आपको 2013 में संविधान का ख्याल नहीं आया जब आपने दिल्ली के 123 संपत्तियां, जिनमें कनॉट प्लेस, जनपद, करोल बाग जैसी जगह शामिल थी, वक्फ को गिफ्ट कर दिया था, इस उम्मीद पर कि मुसलमानों का एक एक वोट कांग्रेस को मिल जाएगा। लेकिन वहां भी आपको नाकामी ही मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। 1947 से कांग्रेस का गांधी घराना मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल ही खेल रहा है। अब बस कांग्रेस का वो खेल खत्म। 1947 में देश जब आजाद हुआ, नए बने पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, उनकी जमीनों और प्रॉपर्टी को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, जवाहरलाल नेहरू ने उनकी वो जमीन वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दी। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? फिर वो नेहरू ही थे जिन्होंने 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया, वक्फ के अधिकारों को बढ़ा दिया। तब संविधान के प्रति बेशर्मी नहीं हुई। नेहरू सरकार ने 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की। वक्फ की ताकत को साल दर साल बढ़ाते चले गए, सिर्फ वोट के लिए। और वर्ष 1995 में तो केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, जब हर राज्य में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया और वक्फ को जमीनों पर कब्जा करने वाला असीमित अधिकार दे दिया गया। कानून भी आपकी कांग्रेस ने ऐसा बनाया कि पीड़ित व्यक्ति कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकता था। तब आपने संविधान पर बेशर्म हमला नहीं किया था। कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के अधिकार इतने बढ़ गए कि जहां उनका मन करता, जब मन करता, जमीनों पर कब्जा कर लेते। तब आपको संविधान का ख्याल नहीं आया, जो सिर्फ देश के 20% मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए नहीं है, वो संविधान देश की 80% आबादी के लिए भी है। ये बात कांग्रेस को न कभी समझ में आई है और ना ही आएगी। हिंदुओं का विरोध तो कांग्रेस के डीएनए में है। वक्फ बोर्ड कानून में जब 1995 में कांग्रेस सरकार ने संशोधन किया, उसके बाद से देश भर में वक्फ का लैंड जिहाद शुरू हो गया। 1995 में वक्फ बोर्ड में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। 1995 में संशोधित कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा कर दे तो उस संपत्ति पर वक्फ का कब्जा हो जाता है। वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के लिए जिस तरह की कानूनी व्यवस्था की गई, वैसी व्यवस्था हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई या किसी भी दूसरे संप्रदाय के लिए नहीं की गई। और कांग्रेस के माई बाप सोनिया और राहुल गांधी कहते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं। वक्फ की संपत्तियों को न्यायिक व्यवस्था से बाहर किसने रखा? कांग्रेस ने रखा। संविधान के अंतर्गत 3 तरह के न्यायालयों की व्यवस्था है। संविधान के आर्टिकल 124 से 146 के तहत संघीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 214 से 231 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 233 से 237 के तहत अधीनस्थ न्यायालय यानी छोटे न्यायालय। संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि सभी तरह के नागरिक विवाद संविधान के तहत बनी न्यायपालिकाओं में ही सुलझाए जाएं। लेकिन वो कांग्रेस ही थी जिसने वक्फ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की। क्या यह संविधान द्वारा बनाई गई न्यायिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं था? यकीनन था। वक्फ बोर्ड में अब तक मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम वकील, मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुतवल्ली होते थे। इन सभी को भारत सरकार के सरकारी खजाने से तनख्वाह दी जाती है
और वो तब जब केंद्र या कोई भी राज्य सरकार किसी मस्जिद, मजार या दरगाह से होने वाली आमदनी से एक चवन्नी तक नहीं लेती। जब केंद्र और राज्य सरकारें देश के 4 लाख मंदिरों से करीब 1 लाख करोड़ रुपए लेती हैं, लेकिन इन मंदिरों के लिए ऐसा कोई अधिनियम आपने बनाया ही नहीं। क्या यह कांग्रेस का अनुच्छेद 27 का स्पष्ट रूप से बेशर्म उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है। 1995 में जब कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए तो वो संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का बेशर्म उल्लंघन नहीं है, बिल्कुल है। वक्फ अधिनियम 1995 की धाराओं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 14 में वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट या संस्था से ऊपर है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और किसी दूसरे समुदाय को कांग्रेस ने ऐसी सुरक्षा का कोई विकल्प क्यों नहीं दिया जिससे वो अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति में शामिल होने से बचा सके? क्या यह कांग्रेस का महापाप नहीं है जिसने समानता को लेकर संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का बेशर्म उल्लंघन किया है? कांग्रेस की सरकार ने ही वक्फ अधिनियम की धारा 40 में वक्फ बोर्ड को जमीन कब्जा करने का लाइसेंस दिया, जिसके अंतर्गत वक्फ किसी भी संपत्ति, जमीन के बारे में जांच कर सकता है कि वो संपत्ति वक्फ की है या नहीं। इफ द वक्फ थिंग्स, यानी कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी ट्रस्ट, मुत, अखरा या सोसाइटी की कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो वह संबंधित ट्रस्ट या सोसाइटी को नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों ना उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति में शामिल कर लिया जाए। यानी किसी भी संपत्ति या जमीन का भाग्य वक्फ के थिंकिंग पर निर्भर था। यह अधिकार किसने दिया? उसी कांग्रेस ने जो धर्मनिरपेक्षता का नकली नारा बुलंद करती रही है। कांग्रेस द्वारा वक्फ को ऐसा अधिकार देना साफ तौर पर अनुच्छेद 14, 15, 26, 27, 301 का बेशर्म उल्लंघन है। वो कांग्रेस के ही मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल था जिसमें उसने वक्फ संपत्ति को लिमिटेशन एक्ट से भी छूट दे दी। हुआ यूं कि वक्फ के रूप में दर्ज संपत्ति को रिकवर करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। वक्फ अधिनियम की धारा 107 में वक्फ की संपत्तियों को कांग्रेस की सरकार ने ही ये छूट दी थी। इस तरह की छूट हिंदू या किसी भी दूसरे समुदाय से जुड़े ट्रस्टों की संपत्तियों को कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? और ये कांग्रेस कहते हैं कि मोदी सरकार ने संविधान पर बेशर्म हमला किया है। अब श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी की भी हाल खबर ले लेते हैं। लोकसभा में तो उनको देखकर लग रहा था कि कहीं उनका हार्ट अटैक ना हो जाए, लेकिन ओवैसी इतने बौखलाए हुए क्यों थे? वक्फ संशोधन बिल ही फाड़ डाला। भाई, मैंने तो कभी भी कहीं भी ये न सुना और न ही देखा कि मुसलमान व्यक्ति या संस्था ने ओवैसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया हो। बिना बात के मुस्लिमों के मसीहा की पोस्ट उन्होंने खुद ही हथिया ली। इसके पीछे की कहानी यह है कि ओवैसी को न वक्फ बोर्ड के लिए कोई दर्द हो रहा है और न ही मुसलमानों की कोई परवाह है। उन्हें परवाह सिर्फ इस बात की है कि उनकी वो प्रॉपर्टी छिन सकती है जिन्हें वक्फ के नाम पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। आपको क्या लगता है कि ये कौन है जिनका देश की 9,40,000 एकड़ जमीन पर कब्जा है? ये मुसलमानों की अगड़ी जातियों के लोग हैं जिन्हें अशरफ कहते हैं, और इसी अशरफ वर्ग से असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं। सूत्रों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद की 90% जमीनों पर कब्जा है, और यह बात साफ लफ्जों में नेशनलिस्ट मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष आतिफ रशीद ने बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की स्थापना विधवाओं, गरीबों, अनाथों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, लेकिन हो रहा है इसके विपरीत। हैदराबाद जैसे शहरों में 90% से अधिक संपत्तियों पर अशरफ समुदाय के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके करीबी लोगों का कब्जा है। वो ये कब्जा कैसे छोड़ना चाहेंगे? छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। अब मोदी सरकार ऐसी हर जमीन का हिसाब किताब करेगी जिसे वक्फ या दान का सबूत नहीं होगा। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को गिफ्ट की गई 123 संपत्तियों को वापस लिया ना। अब यही सिलसिला फिर शुरू होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसी जमीनों को जब्त किया जाना चाहिए या नहीं जिनका वक्फ या दान का सबूत ना हो? तो लिखिए कमेंट बॉक्स में,
और यह भी लिखिए कि आपको हमारी एक्स-रे रिपोर्ट कैसी लगी। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। और हां, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।